बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 मई और पाकिस्तान में बुध की दोपहर। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तजिया। सबसे पहली और अफसोसनाक खबर आपके सामने इस्लामाबाद से रखते हैं, जहां पर कल शाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इतलात रऊफ़ हसन साहब पर कातिलाना हमला किया गया। जी हाँ, वो इसमें शदीद ज़ख्मी हुए। खुदा का शुक्र है कि उनकी ज़िंदगी बाल बाल बची। किस्सा इस तरह से है कि रऊफ़ हसन साहब कल एक निजी टीवी जीएनएन में एक टेलीविज़न प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहे थे। उसके बाद उनके दफ्तर से निकल के सामने पार्किंग में खड़ी गाड़ी की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में उन पर 4 लोगों ने हमला कर दिया। वो चारों लोगों ने ख्वाजा सरा का रूप धारा हुआ था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि रूप धारा हुआ था, उसकी 2-3 वजूहात हैं। पाकिस्तान में ख्वाजा सरा अमूमी तौर पर जनाना लिबास ज़ेब तन करते हैं, जनाना जूते ज़ेब तन करते हैं। और ये जो हमला आवर थे, जिन्होंने ऊपर से तो ख्वाजा सरा का रूप धारा हुआ था, लेकिन अगर आप वीडियो में गौर से देखें तो इनके जो ट्राउज़र्स हैं, इनके जो जूते हैं, वो मर्दाना थे। और इन्होंने सख्त तरीन गर्मी में शॉल ओढ़ रखी थी ताकि जो भी इनके पास जिस आला से हमला करना है उसको छुपा के रख सकें। और जैसे ही रऊफ़ हसन टेलीविज़न के उस दफ्तर से बाहर निकले तो अचानक इन्होंने हमला कर दिया। इनके साथ एक वास्कट पहने हुए शख्स था जो वीडियो फुटेज बनाता रहा सारे मामले की। और बाद में जब लोग इर्द गिर्द से उन्होंने इंटरवीन किया तो फिर यही शख्स वास्कट वाला उन ख्वाजा सराओं को साथ लेकर एक साइड को निकल गया। आप याद कीजिए कि इसी तरह की एक हरकत पहले समी इब्राहिम, जो उस वक्त बोल टीवी में काम कर रहे थे, उनके साथ ऐसी ही हरकत की गई थी। बोल टीवी के दफ्तर के बिल्कुल बाहर एक ख्वाजा सरा से उन पर हमला करवाया गया था। तो ये ख्वाजा सराओं का जो कोडवर्ड है या ये जो कोड है, कौन है जो ख्वाजा सराओं को इस्तेमाल करते हैं या ख्वाजा सराओं के नाम को इस्तेमाल करते हैं जब आवाज़ें बंद करवाना होती हैं, और ऐसी आवाज़ें जो इन्हें लगता है कि हम पर ज़्यादा क्रिटिकल हो रही हैं, उनको बंद करवाने के लिए ख्वाजा सराओं के रूप को इस्तेमाल किया जाता है। रऊफ़ हसन पर यह हमला बहुत शदीद था। उनका गला काटने की कोशिश की गई, उन्होंने रेजिस्ट किया। इर्द गिर्द खड़े कुछ लोग भी बीच में आ गए, अदरवाइज़ शायद आज रऊफ़ हसन जिंदा ना होते। उनको चेहरे पर गर्दन के बिल्कुल करीब बहुत गहरा ज़ख्म आया, जिस पर अब मल्टीपल स्टिचेस लगे हैं। पहले उन्हें जीएनएन के दफ्तर के अंदर ले जाया गया, फिर उसके बाद फौरी तौर पर हॉस्पिटल मूव किया गया। ये क्लियर कट एक कातलाना हमला था और पैगाम था ताकतवर हलकों की तरफ से, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, क्योंकि पिछले दिनों डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद रऊफ़ हसन ने एक बेहतरीन मौक़िफ़ लिया था और जानदार मौक़िफ़ लिया था और भरपूर तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम का मौक़िफ़ अवाम के सामने रखा था। इस ज़ाहिर है उसी टाइम तमाम लोगों ने बता दिया था, स्पेशली मोहित पीरज़ादा साहब ने तज्ज़िया किया था कि अब अल्लाह रऊफ़ हसन साहब की हिफाजत करे, क्योंकि वो तगड़े तरीके से बोल तो पड़े हैं, लेकिन अब उनके साथ क्या होता है इसके बाद वो अल्लाह ही जानता है। याद कीजिए, इसी तरह की सारी सिचुएशंस में से मैं गुजर चुका हूँ। मेरे पर लाहौर हाई कोर्ट में अभी हमारी गवर्नमेंट थी तो मेरे पर हमला करवाया गया था बिल्कुल इसी तरह से। मेरे साथ काफ़ी सारे वकला थे, दोस्त थे, जिनकी मदद से मैं बच गया था। उसके बाद मोटरवे के ऊपर पीछे से एक डबल कैबन डाले से मेरी गाड़ी को पीछे से हिट करके उल्टा दिया गया था। और बाद में कहानी ये सुनाई गई कि पता नहीं कोई बैरून मुल्क से शख्स आया था और उसने ये गाड़ी उल्टा दी थी, गलती से उल्टा दी थी, और हमें बताया गया कि नहीं वो करोला कार थी। हालांकि मैंने और मेरे स्टाफ ने खुद देखा था कि वो डबल कैबन डाला हमें बहुत दूर से फॉलो कर रहा था और कई दफ़ा हमने उससे बचने की कोशिश की, स्पीड स्लो की, लेफ़्ट साइड पे गाड़ी की कि वो गुजर जाए, वो भी स्पीड स्लो कर देता था। और फिर हमने तेज़ी से निकलने की कोशिश की तो फिर उसने पीछे से हिट करके गाड़ी को उल्टा दिया और उसमें मुझे और मेरे साथियों को शदीद चोटें आईं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम बच गए। उसके बाद मेरी गिरफ़्तारी हुई। फिर आपके सामने जो कुछ चलता गया वो खान साहब की पर कातलाना हमलों से लेके गिरफ़्तारी और हमारे वर्कर्स के साथ जो कुछ हुआ वो सब कुछ आपके सामने। तो मैंने आपको ये किस्सा इसलिए दोहराया अपने वाला कि मैं आपको बता सकता हूँ कि जो ताकतवर आवाज़ें होती हैं या जो नडार आवाज़ें होती हैं और बग़ैर किसी खौफ के बोलती हैं, उनको खामोश कराने के लिए फिर हर हरबा इस्तेमाल किया जाता है। उनकी जान लेने की कोशिश भी की जाती है। और अभी सुन्नी तहरीक के सरबराह साहबजादा साहब भी एक दिन पहले बता रहे थे
कि जो लोग प्रेशर में नहीं आते, कभी उनकी गाड़ी का टायर खुल जाता है, कभी कोई और हादसा हो जाता है, कभी सड़क के ऊपर उनके साथ कोई हादसा कर दिया जाता है। तो मैं क्योंकि खुद मल्टीपल टाइम ऐसे कातलाना हमले या ऐसी जो अटैम्प्ट्स हैं तशद्दुद की, वायलेंस की मेरे ऊपर, उनमें से गुजर चुका हूँ, तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि रऊफ़ हसन साहब लकी थे। उनको ज़ाहिर है मारने की कोशिश थी, ये भरपूर तरीके से उनकी ज़िंदगी लेने की कोशिश थी, और वजह वही बनी जो उन्होंने DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब दिया। अब पाकिस्तान में जंगल का कानून है, जिसको चाहे जिससे मर्जी मरवा दो, किसी को ख्वाजा सरा बना के भिजवा दो, किसी को डाकू बनवा के भिजवा दो, किसी को चोर बना के भिजवा दो, किसी को सड़क के ऊपर ऐसे ही ट्रैफिक की लड़ाई बना दो किसी के साथ और वो आपको गोली मार दे। तो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने जंगल बना दिया पाकिस्तान में, और जिनके साथ सियासी, ये वो लोग नहीं हैं, ये जहन में रखिए। हम लोग कभी भी अपने किसी इदारे के ख़िलाफ़ नहीं हैं, अपने मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम अपने आइन के ख़िलाफ़ नहीं हैं, पाकिस्तान की आइनी हदूद के बाहर नहीं हैं। हम सिर्फ जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार है उस पर तनकीद करते हैं। तो गौर कीजिए, इतना गुस्सा लगता है सियासी किरदार पर तनकीद करने से। ये नहीं सोचना कि हम अपना सियासी किरदार जो है वो ख़त्म कर दें, बजाय इसके कि हम इन पर वापस हमले करें। तो अपना सियासी किरदार ख़त्म नहीं करना, लेकिन लोगों पर हमले करने हैं। तो इसकी जितनी मजम्मत की जा सके उतनी कम है। हमारी दुआएं रऊफ़ हसन साहब के साथ हैं, हमारा खराज तहसीन उनके साथ है कि वो इस मुश्किल वक्त में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पार्टी की तर्जुमानी कर रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी खबर ये है कि आपको याद होगा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, जो एक शायर और सहाफ़ी अगवा हुए हैं अहमद फरहाद, उनके केस में सख्त रिमार्क्स दिए थे ब्रिगेडियर फ़हीम, जो ISI के सेक्टर कमांडर हैं, उनके बारे में, और कहा था कि उन्हें शामिल तफ्तीश करें और उन्हें अदालत में भी बुलाएं। और रिमार्क्स दिए थे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने मुल्क चलाना है या ये मुल्क आइन के तहत चलना है। अब उन्होंने रिमार्क्स क्या दे दिए, एक तो उनके ऊपर अगले दिन आज़म नज़ीर तारड़ साहब से हमला करवा दिया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और उसके साथ साथ जो अगला काम किया गया वो ये किया गया कि अब एक कानून पास किया गया है पैमरा की तरफ से। कानून कह लें, एक नोटिफिकेशन कह लें, कि पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, एक सर्कुलर जारी किया है कि ज़ेरे समात मुकदमात जो हैं उनकी आपने कवरेज नहीं करनी टेलीविज़न पर। मतलब जाहिर है वो मुकदमा भी ज़ेरे समात ही था, अदालत में था। तो अब जनाब ख्वाहिश का ये इज़हार किया गया है कि जो भी अदालत की कार्रवाई है, दूसरे लफ्ज़ों में अदालती कार्रवाई जो है, उसको अब टेलीविज़न पर नशर करने की पाबंदी लगा दी गई है। अब क्योंकि पता है कि जजेस सीधे हो गए हैं पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को, और सारे केसेस बनाए हुए ही उनके हैं, हर केस में उन्हीं का लेना देना है। वो भले वीडियो फुटेज हो लोगों की खुफिया तरीके से बनाने की, खुफिया फ़ोन रिकॉर्डिंग हो, या वो जाली झूठे केसेस दूसरे जितने भी हैं, या अभी अहमद फराद का अगवा हो, हर जगह पर तो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है और उन्हीं की बात होनी है। और जजेस के रिमार्क्स, अपोजिट वकला के रिमार्क्स, प्रोसिक्यूटर्स की बातें सभी उन्हीं के गिर्द घूमनी है। तो इन हालात से बचने के लिए, हजीमत से बचने के लिए, अब यह फैसला करवाया गया है पैमरा से कि पाकिस्तान का कोई टेलीविज़न चैनल्स भी इनको रिपोर्ट ही ना करे, इन पर बात ही ना करे, ताकि आवाम तक ये बात जाए। अच्छा जी, अगली खबर अब आपके सामने साइफ़र के मुतल्लिक़ रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफ़र केस की समाअत हुई। आप याद कीजिए साइफ़र के बारे में इसी हुकूमत ने कितने पैंतरे बदले। पहले हमें बताया साइफ़र था ही नहीं, फिर कहा साइफ़र था लेकिन इमरान खान ने उसमें झूठ बोला, फिर कहा गया साइफ़र में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी, फिर कहा गया साजिश नहीं हुई थी, मदाखलत हुई थी, फिर कहा मदाखलत नहीं हुई थी, साजिश हुई थी, फिर कहा गया कि हाँ डिमार्च किया है लेकिन कुछ उसमें ख़ास बात नहीं थी। कल जब अदालत के अंदर इस केस की समाअत हुई तो हजीमत कहना छोटा लफ्ज़ है, बेइज्जती करवाना छोटा लफ्ज़ है। कल प्रोसिक्यूटर ने जिन जिन चीज़ों का इकरार किया और अदालत के अंदर ये केस जिस तरीके से बरहना हुआ, उसकी शायद ही पाकिस्तानी अदालती तारीख में कोई मिसाल मिलती हो। कल अदालत के अंदर प्रोसिक्यूटर ने इस बात का इकरार कर लिया कि साइफ़र का मतन वही था जो इमरान खान ने कहा था। जी हाँ, सारा वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ये एजेंडा पैडल करवाती रही कि साइफ़र में वो कुछ नहीं था जो इमरान खान कहते रहे, और अब प्रोसिक्यूटर ने भरी अदालत में ये माना कि जी हाँ साइफ़र में वही कुछ था जो इमरान खान कहते रहे। तो मतलब कहने का कि जो कुछ भी कहा गया और जो कुछ भी करवाया गया साइफ़र के मामले में, वो सब झूठ था, और आखिरकार इनको मानना पड़ा कि साइफ़र जो है वो असली था और उसके अंदर जो कुछ इमरान खान कहते थे वही कुछ शामिल था।
जज साहब ने बड़े ज़बरदस्त सवालात किए। उन्होंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि साइफ़र का मतन असल था, तो इसका मतलब है कि इस एक शख्स की हुकूमत गिराने की साजिश बाहर बनी है, तो आप चाहते हैं वो पाकिस्तानी अवाम को बताए भी ना। आगे से खामोश। फिर उन्होंने कहा कि अमेरिका को डिमार्श किया, क्या कोई लव लेटर था जिस पर आपने डिमार्श किया? डिमार्श तो एक ज़ाहिर है नाराज़गी का इज़हार है। आप दुनिया की सुपर पावर को नाराज़गी का इज़हार कैसे कर सकते हैं अगर साइफ़र ना आया हो तो? अगर उसमें कोई गैर शाइस्ता बात ना होती तो आप डिमार्श कैसे करते? कोई जवाब नहीं। फिर कहा गया ताल्लुकात ख़राब हैं, कहाँ जंग लग गई, कहाँ उन्होंने आपके ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट दे दी, आपने उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन ले लिया। बताइए सवाए डिमार्श के और क्या हुआ, कैसे ताल्लुकात अमेरिका के साथ आपके ख़राब हुए? कोई जवाब नहीं। सो कहने की बात यह है कि कल मुकम्मल तौर पर यह केस उड़ नहीं गया, बल्कि अब तो मैं ये कहूँगा कि जिन्होंने ये झूठा केस बनाया कल वो फंस गए हैं। कल के बाद अब उनको जवाब देना पड़ना है कि उन्होंने ये इतना झूठ कैसे बुलवाया। आज नहीं तो कल अब वो फंसेंगे, क्योंकि अब अदालत में जाकर उन्होंने मान लिया कि बिल्कुल साइफर में जो इमरान खान कह रहे थे वही कुछ शामिल था। तो आप सोच लीजिए कि हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कितना झूठ बोला और कितना झूठ बुलवाया। अच्छा जी, अगली खबर। पंजाब हुकूमत ने 30,000 प्राइमरी स्कूलों की निजकारी का फैसला किया है। 1.5 लाख असातिज़ा को गोल्डन हैंडशेक देने का फैसला है, और जाहिर है इसके अंदर अब भरपूर माल बनाया जाएगा। अगर सरकारी स्कूलों को के अंदर निज़ाम तालीम को बेहतर करने के लिए कोई इकदाम किया जाए तो हम उसके मुखालिफ नहीं हैं, ना ही हम उस पर बेजा तनकीद करेंगे। पर शर्त यह है कि इसको प्रोफेशनल लोग करें, इसके ऊपर एक प्रोफेशनल कमेटी बैठे, वो बच्चों के मुफाद में, ना कि ठेकेदारों को बिठाकर और इस पर पैसा बनाया जाए। तो इस खबर को हम टेलगेट करेंगे और देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर इस सारे मामले को कैसे चलाया जाता है। अगर वाकई ये ट्रांसपेरेंट चलाया जाता है तो हम इसकी सताइश करेंगे कि लेकिन लग रहा है कि ये भी पैसा बनाने का एक तरीका है। अच्छा जी, पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में अचानक आग भड़क उठी, अहम रिकॉर्ड जल कर राख। माशाल्लाह, ये कारनामा हमेशा शरीफों की हुकूमत में ही होता है, शहबाज शरीफ हों या अब चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज हों। आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे टाइम में कभी आग नहीं भड़क उठी और कभी रिकॉर्ड नहीं जला। ये हमेशा रिकॉर्ड जला देते हैं। एक दफ़ा फिर पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में आग लगाकर रिकॉर्ड जला दिया गया है। अच्छा जी, अगली खबर जो आपके सामने रखनी है वो है कि 9 मई के मुकदमात में 11 माह से कैद सैयद मुजाहिद शाह इस दुनिया से चल बसा। आप हालत देख लें कि लोगों की जानें चली गई हैं, लेकिन उन पर किसी सूरत चौधरी निज़ामुद्दीन को तरस नहीं आया कि इन बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिया जाए और इनको छोड़ा जाए, और इनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो गया। अल्लाह इनके ख़ानदान को मैं यही कह सकता हूँ कि सब्र दे और इनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन जुल्म करने की बिल्कुल अखीर हो गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ख़बरदार किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो आज़ादी इज़हार राय है उसका दायरा सिकुड़ रहा है। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल्स आलमी कवानीन के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान को अपनी आलमी ज़िम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। ये एक अच्छी मोतबर स्टेटमेंट मैं कहूँगा सेक्रेटरी जनरल एमनेस्टी इंटरनेशनल की तरफ से आया। आल्दो के जो इंटरनेशनल इदारे इंसानी हकूक़ के, उन्होंने उस तरह से आवाज़ बुलंद नहीं की जैसे करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी अब आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। ये एक मुस्बत बात है। उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब को रिहा किया है लाहौर हाई कोर्ट ने। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिहा किया था, तो ये उनको पंजाब ले आए ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से निकाल लिया जाए। अब लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा किया, वो घर पहुँचे हैं। देखते हैं अब इस फैसले का कितना एहतराम किया जाता है कि नहीं किया जाता। हालात तो बुरे ही हैं, फैसलों के एहतराम तो यहाँ क्या करने। आपके सामने बताया कि साइफ़र जिसको पूरा 1-1.5 साल 2 साल कहते रहे कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये झूठ है, ये झूठ है, इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। अब अदालत में हुकूमत जाके खुद कह रही है कि जो इमरान खान ने कहा था वही है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों कह रही है हुकूमत? इसलिए कह रही है कि इमरान खान को अब वो जो मुकदमा उसको बचाने की कोशिश इस तरह से कर रहे हैं कि इमरान खान ने लोगों को एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट बताया है। मतलब इमरान खान ने एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो आउट नहीं करना था, पब्लिक नहीं करना था, वो पब्लिक किया। और इस आर्गूमेंट को प्रूव करने के लिए मानना पड़ना है कि उस जो इमरान खान ने लोगों को बताया वही डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा हुआ था। तो ये कोई इतने अच्छे नहीं है कि अपना इकबाल जुर्म कर रहे हैं, ये फंसे हुए कर रहे हैं। इंशाल्लाह फंसे हुए ये और भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे। साथ ही साथ पुलिस ने जी परवेज़ इलाही साहब को 9 मई के 20 नए मुकदमात में भी नामजद कर दिया है। एक तरफ अदालत ने ज़मानत दे के घर भेजा, उन्होंने 20 नए मुकदमात में भी नामजद कर दिया है। देखते हैं इस चीज़ का क्या बनता है आगे, लेकिन बहरहाल ये हरकत एक और कर दी गई है। फिर गंदम मेगा स्कैंडल जो हुआ था,
उसके बारे में भी आपको कुछ चीज़ें बताएंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। उस पर भी कुछ काम कर रहे हैं, कुछ छोटे अफसरान को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है, उस पर कुछ काम हो रहा है। और बिश्कीक एयरपोर्ट पर कैदी नंबर 804 और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नारे लगे हैं। ये वो बच्चे हैं जो किर्गिस्तान में फंसे हुए हैं और इनको निकालने के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 6 करोड़ रुपए जारी किए थे। उसके बावजूद वफाकी हुकूमत ने इनको वक्त पर वहाँ से नहीं निकाला और ये फंसे रहे एयरपोर्ट के ऊपर पैसे जारी होने के बावजूद, क्योंकि एनओसी नहीं दिया जा रहा था उस जहाज़ को पाकिस्तान उतरने का। बहरहाल उन बच्चों ने जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने उनके लिए कोशिशें की और पैसे अदा किए उनकी वापसी के लिए, उस पर उन्होंने भरपूर शुक्रगुजारी की। और उस पर ज़ाहिर है शुक्रगुजारी का मतलब है कि पैसा तो ये उन्हीं का ही है, आवाम के टैक्स का पैसा है, लेकिन जिस एम्पैथी के साथ हुकूमत ने कोशिश की उस पर उन्होंने इमरान खान के नारे लगाए और हुकूमत को सराहा। अच्छा जी, कैप्टन सफदर साहब ने कहा है कि जनरल राहील शरीफ साहब भी एक्सटेंशन चाहते थे। वो कहते थे एक्सटेंशन दे दें, पनामा ख़त्म कर दूंगा। अब आप जो अब मौजूदा हालात हैं उसमें तो लगता है कि कैप्टन सफदर सच ही बोल रहे होंगे। मीन यहाँ पर तो सारी चोरी माफ़ कर दी जाती है अगर आप एक्सटेंशन और कोई ना कोई एनआरओ कर लें। अभी भी तो 1100 अरब की चोरियाँ माफ़ की गई हैं ना, तो तब भी कर दी जाती, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।